हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं इंग्लिश कौन से एग्जाम की फार्मासिस्ट जो हुआ था 25 जून को। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डिस्पाइट द क्राइसिस द लीडर रिमेन डैश एंड गाइडेड द टीम थ्रू द चैलेंजेस। देखो वो क्या कहना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, क्राइसिस आया था लेकिन लीडर जो है वो क्या रहा, रेकलेस रहा, डिस्ट्रैक्टेड रहा, कंपोज रहा या पैनिक रहा, और अपनी टीम को उसने चैलेंजेस में गाइड किया एंड गाइड द टीम थ्रू द चैलेंजेस। इसका मतलब वो क्या रहा होगा, शांत रहा होगा और उसने बहुत अच्छे से अपनी टीम को गाइड किया। तो शांत कौन सा दिख रहा है, रेकलेस, डिस्ट्रैक्टेड, कंपोज या पैनिक? तो आंसर आएगा कंपोज। लेकिन इन सब की हम मीनिंग एक बार ही चेक कर लेते हैं क्या क्या मीनिंग है। चलिए मीनिंग देखते हैं इनके। रेकलेस, रेकलेस का क्या मतलब होता है, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग और केयरिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज। आगे क्या होने वाला है ये सोचे बिना एक्ट करना तो नहीं। यहाँ पे तो उन्होंने साफ साफ बताया एंड गाइडेड द टीम थ्रू द चैलेंजेस, तो रेकलेस तो नहीं हो सकता। डिस्ट्रैक्टेड, जो कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, जो फोकस ना कर पाए, तो वो डिस्ट्रैक्टेड तो है ही नहीं। अगर डिस्ट्रैक्टेड होता तो कैसे अपनी टीम को गाइड कर पाता। कंपोज, कंपोज का मतलब है काल्म, सेल्फ कंट्रोल एंड नॉट एजिटेटेड। फोर्थ वन इज पैनिक, पैनिक का मतलब होता है टेरिफाइड, मतलब कन्फ्यूज हो गया, अब क्या करें क्या करें क्या करें ऐसे। रिएक्टिंग इन फियर। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो द वर्ड्स आर कैकोफोनी, गैरुलस, वेसिट्यूड और एंड द फोर्थ वन इज ऑफ्यूस्केट। तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, यह है विसिट्यूड। इसमें जो है वो सी नहीं होता, एस होता है। क्या होता है, मतलब डबल सी नहीं होता। द करेक्ट स्पेलिंग इज VICI, डबल एस होता है, डबल सी नहीं होता। क्या होता है, डबल एस, विसिट्यूड। अब हम इन सब की मीनिंग भी देख लेते हैं। हमें मीनिंग पता होना चाहिए, क्या पता किसी एग्जाम में कैकोफोनी आ गया या गैरुलस आ गया, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बाकियों की भी और मीनिंग भी पता होना चाहिए। कैकोफोनी मीन्स अ हार्श जारिंग मिक्सचर ऑफ साउंड, मतलब एक ऐसी साउंड जो आपको अच्छी ना लग रही हो, है ना, मतलब जिसमें कोई मेलोडी ना हो। गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है एक्सट्रीमली टॉकेटिव, एक्सट्रीमली टॉकेटिव, और वो भी कौन सी बातों के बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में जो बोलता रहे बोलता रहे। विक्सीट्यूड, विक्सीट्यूड मतलब अ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस और फॉर्चून, टिपिकली वन दैट इज़ अनप्लीजेंट और अनवेलकम। मतलब आपकी जो परिस्थितियाँ हैं ना वो बदल जाएं, वो भी कैसी, अच्छी ना हो वो, उसे हम क्या बोलते हैं, विक्सीट्यूड। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब है टू मेक समथिंग अनक्लियर, कन्फ्यूजिंग और इंटेलिजिबल, मतलब किसी को आप कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन आपने कुछ ऐसी इस तरह से बोला है कि वो क्लियर नहीं हो रहा, कन्फ्यूजिंग, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ा दी गई है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन प्रॉवर्ब, मैरिंग इन हेस्ट एंड रिपेंटिंग एट लेजर। क्या मतलब है इसका, पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पीस एग्रीमेंट में सीम होपफुल बट विद बोथ साइड्स मिसट्रस्टफुल, इट कुड बी अ केस ऑफ मैरिंग इन हेस्ट एंड रिपेंटिंग एट लेजर। क्या मतलब है, मैरिंग इन हेस्ट मतलब जल्दी जल्दी मैरिज करना, और फिर रिपेंटिंग मतलब बाद में पछताना। तो मैरिज एक ऐसा पड़ाव होता है लाइफ का कि उसके बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है ना। मतलब मैरिज बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो मतलब मैरिज का यहाँ पे, मैरिज किससे रिलेटेड है, मैरिज का मतलब है इंपॉर्टेंट डिसीजंस। मैरिज यहाँ पे किसके लिए आया है, इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ। मैरिज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ के। वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैरिज इज़ नॉट अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, ये नहीं है मीनिंग। मिसट्रस्ट ऑलवेज रूइंस नेगोशिएशन, नहीं। इमोशनल डिसीजंस आर अनरिलायबल, नहीं। डिसीजन मेड क्विकली कैन लीड टू लास्टिंग रिग्रेट, अगर आपने जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लिए तो उनके कारण आप बाद में पछताओगे, ऐसा हो सकता है। तो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आपको इनको सेंटेंस को अरेंज करना। देखो, द वैली ले साइलेंट, ये तो पहले है, फर्स्ट सेंटेंस तो ये है ही, द वैली ले साइलेंट। अब उसके बाद आप क्या बोलोगे, जब भी आप कोई बात करते तो वैली ले साइलेंट, उसके बाद पहले हम सारा पढ़ लेते हैं। पी है द इको ऑफ गन शॉट फेडिंग अवे, रैपिंग इन अर्ली मॉर्निंग फिस्ट एज इफ होल्डिंग इट्स ब्रेथ। देखो इसके बाद तो ये समझ ही आ रहा है, क्यों के बाद आ ही आएगा। रैपिंग इन अर्ली मॉर्निंग मिस्ट एज इफ होल्डिंग इट्स ब्रेथ। उसके बाद
एंड द फर्स्ट लाइट जस्ट ब्रशिंग द पीक्स। तो ये सारा तो लगातार है, QRS उसके बाद ही आएगा P, बस। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। द वैली ले साइलेंट wrapped in early morning mist as if holding its breath, and the first light just brushing the peaks, the echo of a gunshot fading away. Question number 5, article बताना है। The home team was emboldened by dash fit and rearing captain. By the home team was emboldened by dash fit and rearing captain. कैसा कैप्टन है? जो होम टीम का कैप्टन है वो कैसा है? फिट एंड रियरिंग। तो इसके साथ कैसा आर्टिकल आएगा? अ फिट एंड रियरिंग कैप्टन। हम उस कैप्टन को जानते नहीं हैं, किसी पर्टिकुलर की बात हो नहीं रही है, तो या तो ए आएगा या एन आएगा। अब आप देखो एफ के हिसाब से क्या आएगा? एफ साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एफिमेरल। एफिमेरल का पहले तो मतलब पता होना चाहिए, तभी तो हम एंटोनिम बताएंगे। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। परमानेंट, ब्रीफ, फ्लीटिंग, पासिंग। चलिए अब इन सब की मीनिंग देख लेते हैं। देखिए एम्फीमेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, टेम्परेरी। तो अपोजिट हमें पता चल गया, टेम्परेरी का अपोजिट क्या होता है? परमानेंट। तो परमानेंट इज द राइट आंसर। परमानेंट का क्या मतलब है? लास्टिंग और इंटेंडिंग टू लास्ट इंडेफिनेटली और फॉर एवर। ब्रीफ, ब्रीफ का आपको मतलब पता ही है, कम। लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब भी क्या ही होता है? लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। पासिंग, पासिंग मतलब जो फटाफट निकल जाए, मतलब टेम्परेरी, नॉट लास्टिंग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, select the option that can be used as one word substitute. A deep, threatening, low, harsh sound made in anger or warning. एक deep, threatening, low but harsh sound made in anger or warning. तो आप क्या आएगा? ग्राउल, बार्क, हाउल या विम्पर। तो हाँ, इन सब साउंड्स के मीनिंग देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या आएगा। चलिए देखते हैं मीनिंग। ग्राउल, ग्राउल का क्या मतलब होता है? अ लो गटरल साउंड मेड बाय एन एनिमल, स्पेशली अ डॉग, व्हेन एंग्री और वार्निंग समथिंग। तो यही हो गया। डीप थ्रेटनिंग, लो हार्श साउंड मेड इन एंगर और वार्निंग, तो ग्राउल। बाग क्या होता है? जो कुत्ता, मतलब कुत्ते को के भौंकने को ही बाग कहते हैं। तो ये कैसी साउंड होती है? शॉर्ट, लाउड एंड शार्प साउंड होती है। तो यहाँ पे आ रहा है लाउड, ठीक है। और जो ग्राउल होता है वो क्या होता है? लो साउंड होती है, थ्रेटनिंग लो साउंड। हाउल, हाउल कैसी साउंड होती है? जो वुल्फ्स हैं, डॉग हैं, जब अकेले होते हैं ना, या किसी पेन में होते हैं या अकेले होते हैं, तब ये लाउड साउंड निकालते हैं। विम्पर, अ लो फीबल साउंड एक्सप्रेसिंग पेन और फियर। ये लो साउंड होती है जो आपको क्या बताती है? पेन या डर। विम्पर, उसे हम क्या बोलेंगे? विम्पर। क्वेश्चन नंबर 8, select the most appropriate option to fill in the blanks. She spoke so dash during the meeting that even the senior managers took notice. वो इतने मीटिंग में ऐसे बोली कि सीनियर मैनेजर ने भी नोटिस किया। रेयरली, नर्वसली, साइलेंटली या कॉन्फिडेंटली। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंटली। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, तो कभी कभार बोली, ये तो नहीं हो सकता नर्वसली। नर्वसली बोलेंगे तो क्यों नोटिस करेगा कोई मैनेजर? साइलेंटली, अरे बोल साइलेंटली बोल कैसे सकते हैं, मुझे तो नहीं पता है ना। कॉन्फिडेंटली, तो शी स्पोक सो कॉन्फिडेंटली। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हमें बताने इनकरेक्ट वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कैमोफ्लेज, रेजर्वियर, बिजारे एंड रेपरक्यूशन। तो इन सब का हम मीनिंग भी देख लेते हैं और हम इनकी करेक्ट स्पेलिंग भी देख लेते हैं। देखो बेटा, कैमोफ्लेज का क्या मतलब होता है? कैमोफ्लेज मतलब अपना जो बिहेवियर है या अपना जो कलर है, पैटर्न है, वो ऐसा कर देना कि आस पास का जो वातावरण है उसके अंदर हम बिल्कुल मिल जाएं। कौन यूज़ करते हैं इसको? मिलिट्री वाले, है ना। कैमोफ्लेज मतलब द यूज़ ऑफ कलर, पैटर्न और बिहेवियर टू ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग्स। रिजर्वायर, रिजर्वायर का क्या मतलब है? अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। बिजारे, बिजारे मतलब वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जो बिल्कुल अलग हो। रेपरक्यूशन, रेपरक्यूशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, स्पेशली इन अनइंटेंडेड वन। मतलब जो आपने ना सोचा हो ना वो भी हो जाए, ठीक है। तो मतलब बिना सोचे हुए जो आपको रिजल्ट मिल जाए वो होता है रेपरक्यूशन। तो रेपरक्यूशन की स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ थी, REPER होगा ना कि UR होगा, बाकी सही था रेपरक्यूशन। तो कैमोफ्लेज, रिजर्वायर, बिजारे और रेपरक्यूशन हमें समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10, select the most appropriate meaning of the underlined proverb in the given context. She was meticulous in preparing her research paper but forgot to cite one source and
faced allegation of plagiarism. For want of a nail, the kingdom was lost. इसका क्या मतलब है कि एक नेल के चक्कर में मतलब पूरा का पूरा किंगडम जो है वो चला गया. मतलब a minor error can lead to a major downfall. A minor error can lead to a major downfall. कि एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा का पूरा किंगडम जो है वो मतलब पूरी की पूरी मेहनत जो है वो ख़राब हो सकती है. राइट. फॉर वांट ऑफ अ नेल द किंगडम वाज लॉस्ट. मतलब एक नेल के चक्कर में पूरा का पूरा किंगडम ही चला गया. तो एक छोटी सी गलती से आपका पूरा का पूरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. क्लियर है. फॉर वांट ऑफ अ नेल द किंगडम वाज लॉस्ट मीन मतलब अ माइनर एरर कैन लीड टू अ मेजर डाउनफॉल. क्वेश्चन नंबर 11. ये फिर से जबल वाला आ गया. श्रेया वाज गेटिंग एक्सट्रीमली इम्पेशेंट. तो क्यों इम्पेशेंट हो रही थी अब समझने की कोशिश करते हैं. ABCD हम पढ़ते हैं. Her stomach rumbled in hunger. There was still a couple of minutes before that glorious food was ready. She glanced at the micro oven. She could not wait any longer to have the blueberry cheesecake. S6 जो already है 6 नंबर पे. She decided to get comfortable and sat down on the kitchen floor. तो देखो आपको ये तो समझ आ रहा है. पहले उसने माइक्रो ओवन में देखा होगा, फिर उसके बाद पता चला होगा देयर वाज अ स्टिल कपल ऑफ मिनट बिफोर दैट ग्लोरियस फूड वाज रेडी. तो सी के बाद बी आएगा. सी के जस्ट बाद क्या आएगा. बी. सी के जस्ट बाद बी मुझे सिर्फ यहीं दिख रहा है. तो श्रेया वाज गेटिंग बाकी भी चेक कर लो. अब श्रेया वाज गेटिंग एक्सट्रीमली इम्पेशेंट. शी कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर टू हैव द ब्लूबेरी चीज़ केक. ठीक लग रहा है. इसके बाद डी. फिर हर स्टमक रम्बल्ड इन हंगर. ठीक है. शी ग्लास. अब जब हंगर लगी तो उसने फिर माइक्रो ओवन में देखा. माइक्रो ओवन में देखा तो देखा कि अभी तो कुछ मिनट और लगेंगे. तो वो कंफर्टेबल हो गई और किचन फ्लोर के ऊपर ही बैठ गई. क्लियर. तो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर. DACB इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. देखो द ओपनर रश्मिका लेड डैश चार्ज. ये ना फ्रेज है. लेट द चार्ज. लेट द चार्ज. तो लेट यहाँ पे तो द ही आएगा. बात ही ख़त्म. इंक्लूडिंग टू हाफ सेंचुरी करंटली लीडिंग डैश रन स्कॉलर्स लिस्ट. देखो ये जो रन स्कॉलर्स लिस्ट है ना ये एक ही होती है. तो उसमें वो लीड कर रही है रश्मिका. तो लीडिंग द रन ये स्पेसिफिक हो गई ना, इसलिए दोनों में आएगा द. क्वेश्चन नंबर 13. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. बेलिजरेंट का आपको एंटोनिम बताना है. तो बेलिजरेंट मतलब एग्रेसिव, पीसफुल, कॉम्बैटिव, हॉस्टाइल. तो आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए. जब तक मीनिंग नहीं पता होगा क्या ही करेंगे हम. चलिए अब हम देखते हैं मीनिंग. बेलिजरेंट का क्या मतलब होता है. बेलिजरेंट मतलब समवन हु इज़ हॉस्टाइल, एग्रेसिव और रेडी टू फाइट. जो मतलब लड़ने के लिए तैयार हो. वार लाइक सिचुएशन जो कर दे. मतलब जो क्या करेगा जो क्या बोलेंगे और हम मतलब जो कन्फ्रंट करने के लिए हमेशा रेडी रहे. ठीक है. पीस. फर्स्ट वर्ड इज़ एग्रेसिव. एग्रेसिव का भी यही. अब ये हो गया सिनोनिम. एग्रेसिव मतलब रेडी टू अटैक और कन्फ्रंट. बिहेविंग इन अ फोर्सफुल और हॉस्टाइल वे. तो ये क्या है. सिनोनिम है. पीसफुल. पीसफुल मतलब काम, नॉन वायलेंट. तो ये हो गया इसका अपोजिट. कॉम्बेटिव. कॉम्बेटिव का मतलब होता है रेडी और ईगर टू फाइट. कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सुना है ना. तो कॉम्बैट कहाँ से आया. यहीं से आया. रेडी और ईगर टू फाइट और आर्ग्यू. हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, एग्रेसिव. तो एग्रेसिव, कॉम्बैटिव, हॉस्टाइल ये क्या बेलिजरेंट के सिनोनिम्स हो सकते हैं. सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं बट अपोजिट नहीं हो सकते. क्वेश्चन नंबर 14. एवरी इवनिंग शी डैश अ कप ऑफ ग्रीन टी एंड रीड्स फॉर एन आवर. रीड से ही पता चल रहा है. यहाँ पर भी क्या आएगा. ड्रिंक्स. शी ड्रिंक्स अ कप ऑफ ग्रीन टी एंड रीड्स फॉर एन आवर. क्वेश्चन नंबर 15. पैराग्राफ है. मतलब वही सेंटेंस, जंबल सेंटेंस. द वाटर इज ट्रीटेड एंड साइकल्ड ओवर सेवरल डेज टू अलाउ beneficial bacteria to establish, ensuring a safe and stable environment for the fish. An efficient filtration system, heater and lighting system are discreetly installed to support aquatic life without disrupting the visual harmony of the setup. तो देखो बी, पहले बी होगा फिल्ट्रेशन सिस्टम के बाद ही तो वाटर ट्रीट होगा. तो बी के बाद आएगा ए. बी के बाद क्या आएगा. ए. ये तो क्लियर हो गया हमें. ठीक है. उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग फिश स्लोली, मेंटेनिंग द टैंक थ्रू रेगुलर
obtrusive care preserve both the health of the ecosystem and the elegance of the display. अब पहले तो वाटर को ट्रीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिश डालेंगे तो BAC, ये क्लियर हो गया। BAC कहाँ दिख रहा है? फोर्थ में। फोर्थ इज द राइट आंसर। फिर भी देख लेते हैं। चूजिंग अ टैंक दैट कॉम्प्लीमेंट द रूम। अब देखो यहाँ पे हो रही है टैंक की बात, उसके बाद ही तो सबस्ट्रेट रॉक्स, ड्रिफ्ट फूड एंड एक्वेटिक प्लांट्स आर आर्टफुली अरेंज टू क्रिएट अ विजुअली अपीलिंग एक्वा स्पेस दैट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर एंड स्टिमुलेशन फॉर फिश। तो पहले तो टैंक आना चाहिए ना, तब तो यही सब करेंगे। तो EDBAC इज़ द राइट आंसर। अब ये कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। व्हाट डज द फ्रेज लिव्ड रियलिटी मोस्ट लाइकली रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो लिव्ड रियलिटीज़ वैसे क्या होता है? जो हमने सच में फेस किया है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन वुमेन, ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन इम्पैक्टेड बाय दीज पॉलिसीज, फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रेटेजीज फॉर वुमेन, फिलोसफिकल डिबेट्स अबाउट जेंडर। तो ये तो हम सीधा सीधा भी बता सकते हैं। ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंसेस ऑफ वीमेन, रियलिटी तो यही है ना जो ग्राउंड लेवल पर सच में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। सेंट्रल थीम क्या है? द नीड फॉर इंक्लूसिव वेल implemented women policies in India, the success of flagship schemes such as Beti Bachao Beti Padhao, the legal history of women's right in India, the cultural tradition of Indian women। ठीक है। Question number 18, what can be informed from the second paragraph of the passage? All women's policies in India have been successfully implemented. While multiple schemes exist, deep-rooted issues hinder their effectiveness. The government has stopped launching new initiatives for women. Economic policies alone are sufficient for women's empowerment। ये तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ अलोन वर्ड आ गया ना, आर सफिशिएंट नहीं भाई, बहुत कुछ चाहिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? लीगल रिफॉर्म्स फॉर वीमेन सिंस 1947, अ स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू ऑफ वीमेन स्कीम, चैलेंजेस ऑफ रूरल वीमेन इन इंडिया, वीमेन पॉलिसीज इन इंडिया, प्रोग्राम्स एंड पिटफॉल्स। ये लग रहा है, लेकिन पैसेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टोकनिस्टिक एज यूज इन द पैसेज। तो अब टोकनिस्टिक का करेक्ट मीनिंग भी जान लेंगे हम। एक बारी पैसेज देखते हैं। पैसेज क्या है? वीमेन पॉलिसीज इन इंडिया हैव इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर द डिकेड्स, रिफ्लेक्टिंग अ ग्रोइंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी एंड द नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। भाई वीमेन पॉलिसीज़ इंडिया में सिग्निफिकेंटली आई हैं, इवॉल्व हुई हैं। उसमें क्या दिख रहा है कि जेंडर इनइक्वलिटी है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इनिशियल पॉलिसी एफर्ट्स पर लार्जली वेलफेयर ओरिएंटेड। इंडिपेंडेंस के बाद जो शुरुआत की जो पॉलिसी एफर्ट्स थी वो कैसे थे? वेलफेयर ओरिएंटेड, फोकसिंग ऑन हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड मैटरनल केयर। हाउएवर विद टाइम अ राइट्स बेस्ड अप्रोच इमर्ज्ड, emphasizing women's autonomy, participation in decision making and protection under the law। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ राइट बेस्ड अप्रोच निकल के सामने आई, जो किस पे बात करी है? वीमेन की ऑटोनॉमी पे, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। की इनिशिएटिव्स इंक्लूड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन एम्ड एट करेक्टिंग जेंडर इम्बैलेंस एंड प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन एंड द मैटरनिटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट एक्ट। गवर्नमेंट के द्वारा जो की इनिशिएटिव है वो क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, ठीक है, जेंडर इम्बैलेंस को जो ठीक करेगा, मैटरनिटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट एक्ट विच एक्सटेंड पेड मैटरनिटी लीव टू 26 वीक्स, स्कीम सच एज उज्ज्वला योजना एंड सुकन्या समृद्धि योजना further underscore the intersection of gender with economic upliftment. Despite these policies, implementation challenges persist. Deep-seated patriarchy, lack of awareness, and uneven access hinder impact, especially in rural and marginalized communities. Moreover, although legal frameworks exist such as Domestic Violence Act or law against workplace harassment, enforcement often falls short and many women remain unaware of their rights. Critics argue that while women policies may look progressive on paper, they frequently fail to address intersectional issues such as caste, class, and disability. Holistic empowerment requires inclusive policy design and sustained political will, not just tokenistic words है, tokenistic gestures। tokenistic मतलब जो आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा हो, है ना। Moving forward, India's challenge lies in bridging the gap between legislative intent and lived realities। Clear? तो अब हमें क्या करना है?
अब हमें देखने हैं इनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो लिव्ड रियलिटीज़ आपको समझ रहे हैं, ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस मतलब लेजिस्लेटिव जो कहा गया है या मतलब जो पेपर्स में बोला गया है, जो कानून आया है और जो लोग सच में जी रहे हैं, उनके बीच का गैप ख़त्म करना है। तो लिव्ड रियलिटीज़ क्या है? ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस ऑफ वीमेन impacted by these policies. Which of the following best represent the central theme of the passage? क्या है central theme बताइए? Cultural tradition of नहीं, the legal history of women's society in India नहीं, the success of flagship नहीं, success नहीं की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, the need for inclusive well implemented women policies in India. ठीक है, what can be inferred from the second paragraph? सेकेंड पैराग्राफ से हमें क्या समझ आता है? ऑल वीमेन पॉलिसीज इन इंडिया हैव बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड नहीं, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट थोड़ा ना हुई है। वाइल मल्टीपल स्कीम्स एग्जिस्ट डीप रूटेड इशूज हाइंडर देयर इफेक्टिवनेस। यस, यही बात हो रही है यहाँ पे कि बहुत सारी स्कीम्स एग्जिस्ट करती है लेकिन जो डीप रूटेड इशूज़ है ना, उनकी वजह से ये जो स्कीम्स है ये इफेक्टिव नहीं हो पा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? टाइटल क्या हो सकता है बताइए? लीगल रिफॉर्म्स की बात नहीं की गई, या स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू ऑफ वीमेन स्कीम्स नहीं, स्टैटिस्टिकल मतलब पूरा डेटा कहाँ है इसमें। चैलेंजेस ऑफ रूरल वीमेन इन इंडिया, पर्टिकुलरली रूरल वीमेन की कोई बात नहीं है। वीमेन पॉलिसीज इन इंडिया, प्रोग्रेस एंड पिटफॉल्स, यस, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टोकनिस्टिक। हमने देखा था टोकनिस्टिक का मतलब होता है ऊपर ऊपर से मतलब सुपरफिशियल। सुपरफिशियल इज़ द राइट आंसर। कॉम्प्रिहेंसिव हमने पहले भी पढ़ा है, मतलब बहुत अच्छे से हर एक चीज़ जिसमें इंक्लूड हो। डेकोरेटिव, जिसमें डेकोरेशन मतलब डेकोरेट किया गया हो। जेन्युइन मतलब बिल्कुल सही। तो लेकिन यहाँ पर टोकनिस्टिक का क्या मतलब है? सुपरफिशियल। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।